Acha, some part of equilibria in A levels is going to be from O levels. I'm not going to like revisit it because I'll expect you to know it. Like for example, we did Haber process and contact process in O levels. If you want, I'll send you the notes for those to get revision on it. But वो वाला chunk जो O levels में था, it's still there in AS. Okay. तो वो अगर आपको आता है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी रिवीजन की जरूरत है, आई कैन सेंड यू द नोट्स ओ लेवल्स के, यू कैन जस्ट रिवाइज दैट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट तो एएस में हमारा न्यू कंटेंट। ओके, लाइक वो कॉन्सेप्ट था ना पूरा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, कहाँ जाता है बेस्ड ऑन एक्सोएंडोथर्मिक रिएक्शन, वो सारा कुछ एएस में इंक्लूडेड है। जब उनके पास पेपर्स करेंगे वो खैर मैं साथ साथ भी आपको करवा दूंगा, बट मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा इसके। ओके, इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम्स, कोई मसला हो दरमियान में क्लास में, तो just unmute yourself and you can ask. Okay. Okay. You guys can see my screen, right? Mm, yeah, you guys can. Okay, chemical equilibria. हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक रिएक्शंस की टाइप होती है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस? ये वो रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं, और इनका एक ही गोल होता है, व्हाट दे वांट टू अचीव, just one thing that they want to achieve. They want to achieve the state of dynamic equilibrium. Hey, student, just give just 1 minute. Yeah. So they just want to achieve a state of dynamic equilibrium. Now, what does that mean? ये भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। एक रिएक्शन रिवर्सिबल क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस एरो से। ये डबल साइडेड एरो होता है बेसिकली हमारा। एक सेकंड, ये ओके, एक रिएक्शन है, लेट्स से ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज शोड बाय दिस एरो। इसका मतलब ये है कि ए और बी सी और डी बना रहे हैं और सी और डी वापस भी ए और बी बना सकते हैं। ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये फॉरवर्ड साइड है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका एक ही गोल होता है, दैट इज टू अचीव द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, which basically means that rate of forward reaction eventually will become equal to rate of backward reaction। कि जिस स्पीड से ए और बी और सी और ए और बी सी और डी बना रहे हैं, उसी स्पीड से वापस सी और डी ए और बी बना रहे होंगे। द रेट एट विच ए एंड बी are making C and D becomes equal to the rate at which C and D become is C and D are making A and B. So basically, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. ये होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट। और इससे होता क्या है, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती है, ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है। सही है, तो इसकी दो डेफिनेशन है, ओ लेवल्स में भी की थी हमने। एक तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड द अदर थिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products do not change with time. Concentration of reactants and products do not change with time. अब equilibrium law है, it seems a bit complicated if you read the statement, but I'm going to like break it down a bit. Fraction, so I'm writing a fraction of concentration of right hand side, which is products. The fraction of concentration of products. कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर मैं कह रहा हूं कि लेट से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, तो मैं नाइट्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता हूं। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट क्या है, NH3। तो NH3 की कंसंट्रेशन बोली है उसने,
फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर कोफिशिएंट्स, यानी कि जो उनके कोफिशिएंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स हैं वो उनके एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे, रेज टू पावर, यानी कि NH3 का कोफिशिएंट 2 है तो वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा. So fraction of concentration of products raised to their coefficients over the concentration of reactants raised to their coefficient. और reactants क्या है आपके पास? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स. नाइट्रोजन का वैसे कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं. हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, ये आ गया. तो फ्रैक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to power their coefficients, this is equal to a constant, and this is equal to a constant. We call that Kc. It's called equilibrium constant. It's called equilibrium constant, Kc. Okay, and इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपको क्या बताता है? एक Kc जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है प्रोडक्ट उतने ज्यादा बनने, यानी कि इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड पे. Kc जितना ज्यादा होगा उतना इक्विलिब्रियम राइट साइड पे होगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे होगा. उसकी रीजन क्या है? Because obviously Kc is equal to products over reactants, right? तो Kc is directly proportional to the amount of products. तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा Kc है, यानी कि जितना ज्यादा Kc है उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो अगर Kc ज्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं. तो Kc इन अदर वर्ड्स आपको बताता है कि इक्विलिब्रियम आपका किस तरफ लाई कर रहा है, ज्यादा किस तरफ लाई कर रहा है, राइट पे ज्यादा लाई कर रहा है, लेफ्ट पे ज्यादा लाई कर रहा है. क्योंकि अगर Kc ज्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो Kc तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम राइट पे लाई कर रहा है. और अगर Kc की वैल्यू कम है इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर है. ठीक है, तो Kc एक्चुअली अगर आपसे पूछ लेता है कि Kc से फायदा क्या होता है, तो it determines the basically position of equilibrium. Kc actually tells you about the position of equilibrium. ठीक है, अच्छा अच्छा, इनके यूनिट्स भी हैं. अब मजे की बात है, इसके जो यूनिट्स हैं वो चेंज होते हैं. Kc का एक यूनिट नहीं है, Kc का कोई एक यूनिट नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. बट हमें पता है कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, राइट? तो मुझे इस इक्वेशन का लेट से यूनिट निकालना है, तो मैं पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ये ऑब्वियसली सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स है, तो मैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. कंसंट्रेशन स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन की भी क्यूब है तो कंसंट्रेशन क्यूब. इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बचता है मेरा 1 ओवर कंसंट्रेशन स्क्वायर. अब प्लग इन कर दो मोल पर डीएम क्यूब. सो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 ओवर मोल स्क्वायर और डीएम 6. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा मोल -2 डीएम 6. इसके यूनिट्स आ जाएंगे. ठीक है, मैंने बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ना कि मैं पहले ऊपर मोल पर डीएम क्यूब भी लिखूं, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब लिखूं, फिर राइट पे यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब लिखूं और इनका आपस में करूं. मैंने कंसंट्रेशन इसको सब सिंप्लीफाई करने के लिए किया. आप इनिशियली प्लग इन करके कर दो, कोई मसला नहीं. ठीक है, ये देखो, ये वही किया हुआ हमने. अभी देखो ये है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. अब देखो कोफिशिएंट सेम लेफ्ट और राइट के, जब कोफिशिएंट लेफ्ट और राइट के सेम होते हैं ना, तो बेसिकली फिर आपके यूनिट्स नहीं आते, क्योंकि कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जिसमें यूनिट्स नहीं आएंगे किसी के. अच्छा, एक सिंपल इक्विलिब्रियम की ये क्वेश्चन है कि इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस इन मोल पर डीएम क्यूब आर SO2 की दी हुई है, O2 की दी हुई है, SO3 की दी हुई है. कह रहे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलोंग विद इट्स यूनिट्स. मुझे Kc की वैल्यू निकालनी है. तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा Kc का? पहले एक्सप्रेशन लिखोगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर SO3 के कोएफिशिएंट 2 है ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. ठीक है, सिंपली वैल्यूज प्लग इन कर दोगे. SO2 की 0.016 है,
SO3 की 0.15 है, मैंने वैल्यूज प्लग इन किए, मेरे पास Kc की वैल्यू आ गई है 1.1 इंटू 10⁻⁴। यूनिट्स कैसे निकालें? यूनिट्स आप यहाँ पे निकाल लो, कंसंट्रेशन स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 ओवर कंसंट्रेशन विच इज 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, ये बचेगा पर मोल डीएम क्यूब। ठीक है, else any question so far? Give me a thumbs up if everything No, is sir. okay. Adia, Sir, is this part in Edexcel as well? is this part of? This part, the power, figuring out the power that you just did, is it in Edexcel as well? Yeah, let me show you. Yes, sir. Give me a moment. कंफर्म भी कर लेते मैं मैंने इक्विलिब्रिया पढ़ाया था वर्ड एक्सेल में, ये आता है टॉपिक। Adia, can you see? Yes. It is. You need to deduce an expression for Kc in terms of equilibrium concentrations. Okay, then you'll also have to calculate Kc. Okay, thank you. Okay. Yeah. But your questions are going to be tad easier from the ones that we are going to do. So you will find them easier. So that's the plus for you. Okay, we are going to attempt some tough questions. But you're going to do them anyway in next year, the depth of the questions. So it's fine अगर आपको अभी already जो है वो थोड़ी सी depth मिल रही है chapter की. But आपके mostly questions वही होंगे जो केसी का simple expression लिख के जो calculations करेंगे. You have topicals, right? You have topical Like questions? topical past You papers? yeah, you do. You download the PDFs? The ones that you gave me, I did that one. You did those ones. I thought I downloaded for edX. Okay, fine. All right. If you have more for Edexcel, you can send them. Okay, I'll find more. अच्छा चलो. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो पूरा कर लेते हैं, कुछ डिटेल्स मिसिंग है इसमें से. एक तो इक्वेशन, ये बाय द वे दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन and this is an entirely new thing that you're going to do obviously, but moles of P, right? Yeah, start करते हैं.
1 mole of P and 1 mole of Q are mixed in 1 dm cube of water. Once equilibrium has been achieved, 0.6 moles of P are present. How many moles of Q, R, and S are present at equilibrium? And what is the Kc? तो Kc निकालने Kc के लिए आपको इन सब की कंसंट्रेशन चाहिए, P की भी चाहिए, Q की भी चाहिए, R की भी चाहिए और S की भी चाहिए. You need concentrations, okay? And you are given moles. We know कि concentration कैसे निकलती है moles से. Moles is equal to concentration into volume. That's the formula. और concentration कैसे निकलेगी? Moles divided by volume. आपको सबके मोल्स चाहिए और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 dm क्यूब. तो आपको सबके मोल्स चाहिए और चाहिए भी कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसमें आपको पी के पता चल गए हैं कि कितने 0.6 मोल्स. तो अब इसको करने का ना एक तरीका है. लेट्स डू दैट. तो P plus 2Q R plus S. Okay. I call this ICE method. I for initial moles, C for change in moles, and E for moles at equilibrium. Initial moles कितने हैं? 1 mole P का था और 1 mole Q का react कर रहा था, right? Or initially when they were reacting, there will be no product, so R and S will be 0. Initially when P and Q were about to react, there were no R and S because there will be no products formed. Now, what else do you know? You know that 0.6 moles of P are present at equilibrium. Once equilibrium has been achieved, 0.6 moles of P are present. So 0.6 moles of P are present at equilibrium. Initially, there were 1 mole of P, and at equilibrium, 0.6 moles of P are present. That means there is a total change of 0.4 moles in P, right? 1 minus 0.6 will be 0.4. So this will be the change in the moles of P. Now, using this change and the mole ratios, you can actually calculate the moles of each of them. Like P and Q has a ratio of 1:2. So if P is changing by 0.4, Q will be changing by 0.8. And if P is changing by 0.4, R will also be changing by 0.4. And S will also be changing by 0.4 because their mole ratios are the same, 1, 1, and 1. Now you can actually calculate the equilibrium moles for all. Initial moles of Q is 1, change in moles is 0.8. So at equilibrium, there will be 0.2 left. 1 minus 0.8, 0.2. And how much R and S will be made? Initially, there was 0. Change is 0.4. So 0 plus 0.4 will be 0.4. For products, you'll have to add because they are being formed, right? And for reactors, you need to subtract because they are being consumed. And from 0 to say this also be 0.4. So these are basically moles at equilibrium. This is moles at equilibrium. We need to calculate the concentrations. Only then you can write the expression for Kc, right? क्योंकि Kc का expression जो है is going to be products over reactants, right? R की concentration, S की concentration over P की concentration और Q की concentration square. तो moles आ गए आपके पास. So moles over volume is going to be concentration. Volume is just 1 dm cube. So even if you divide it by 1, it's going to remain the same. So this is going to be the same will be the values for concentration at equilibrium. 0.6, 0.2, 0.4, and 0.4. Okay. Now you just plug this in Kc. So R and S both are 0.4. So 0.4 into 0.4. And P is 0.6. And Q is 0.2. But you'll have to square it. ठीक है. और आपकी वैल्यू आ जाएगी जो भी है. क्या आ रही है इसकी वैल्यू? मैंने पूरा नहीं किया. Just 1 second. Let me just calculate. If you guys have the calculator, can please someone let me know, please.
मुझे वोकली बता देना प्लीज। Zero point zero one. 0.01, ओके। दिस विल बी द, अब इसके यूनिट निकालने पड़ेंगे आपको। तो कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन स्क्वायर। So this is going to be cancel 1 over concentration, which is 1 over mole per dm cube. This would be per mole dm cube. बच्चों क्लियर है? I need 4 yeses, please. Yes. मतलब यस तभी बोलना तो क्लियर है, तो एक, बाकी 3। इज इट क्लियर? यस सर, सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा। कहाँ पे फंसी हुई हो? कुछ नहीं, फंसी भी नहीं हूँ, याद कर रही हूँ कि याद ऊपर क्यों कर रही हो? प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, इस तरह वाली प्रोडक्ट्स बात। ओवर रिएक्टेंस ही आएगा। हाँ, तो मैं सिंपल याद रखूँ, पी पहले आता है, आर बाद में आता है एबीसी में। ओके। ये हो गया याद। अच्छा, 2 हो गए, बाकी दोनों दूरे क्लियर है? यस सर। ओके, आदिया? Yes, sir. ओके, अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको एक्चुअली नोट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ एच आई का मतलब है मोल निकालने हैं। चलिए, अमाउंट मोल। When 1 mole of hydrogen, 1 mole of iodine are heated at temperature T until equilibrium is reached in a container of volume 10 dm cube। और इसमें अच्छा, इसने यहाँ पे मैंने एक्चुअल क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर लिखी नहीं हुई, केसी इसमें दिया हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 49। मोल निकालने हैं। अच्छा, वहीं से शुरू करेंगे। It will start to make sense as well. आइस मेथड, आइस इनिशियल मोल्स, 1 मोल आयोडीन का और 1 मोल हाइड्रोजन का है, और एच आई ऑब्वियसली 0 होगा प्रोडक्ट। अब हमें लास्ट क्वेश्चन के अंदर बता दिया था, एक के मोल बता दिया था इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे किसी के भी नहीं पता, किसी के भी मोल नहीं पता। ठीक है, तो अगर तो हम अज्यूम करना पड़ेगा हमें, लाइक अगर लेट्स से हाइड्रोजन में अगर एक्स चेंज जो है वो एक्स का हो रहा है, और आयोडीन में भी फिर एक्स का ही होगा चेंज, क्योंकि 1:1 की रेशियो है। और एच आई में चेंज क्या होगा? 2x का। इक्विलिब्रियम पे क्या मोल्स आ रहे होंगे? 1 - x। हाइड्रोजन के आयोडीन के भी आ रहे होंगे 1 - x, और एच आई के भी आ रहे होंगे 2x। 0 + 2x 2x। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है। कंसंट्रेशन, केसी का अगर एक्सप्रेशन आपने प्लग इन करना है तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए। एक कंसंट्रेशन होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10, मोल आपने निकाल ली। तो कंसंट्रेशन, मोल निकाले तो नहीं है, मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिखा है आपने। तो कंसंट्रेशन क्या आएगी? 1 - x/10। 1 - x/10 वॉल्यूम 2x/10। अब क्या करें? प्लग इन करते हैं वैल्यूज। बेसिकली अगर हमने x निकाल लिया तो हमारी कहानी रिजॉल्व हो जाएगी ना। वी आर जस्ट लुकिंग टू कैलकुलेट x, क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ एच आई निकालना है ना। अमाउंट ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम क्या है? 2x। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको ये निकालना है बेसिकली। तो केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, एच आई स्क्वायर होगा ये, हाइड्रोजन, आयोडीन,
AHI की वैल्यू 2x/10 आ रही है कंसंट्रेशन स्क्वायर, और ये दोनों की 1 - x/10 है, तो मैं इकट्ठे भी लिख सकता हूँ स्क्वायर। और ओके, और ये इक्वल किसके है? केसी के, राइट। मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, केसी के इक्वल है, केसी की वैल्यू 49। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं अंडर रूट ले लेता हूँ। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा +-7। यहाँ से फिर 10 भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 2x/1 - x इज इक्वल टू +-7। तो दो इक्वेशन बनेगी आपकी, 2x/1 - x इज इक्वल टू +7, 2x/1 - x इज इक्वल टू -7। तो 2x इज इक्वल टू 7 - 7x, यहाँ पे आ रहा है 2x इज इक्वल टू -7 + 7x। तो जो सॉल्व करें इसको, 2x + 7x 9x, x will be equal to 7/9। 2x - 7x - 5x क्या आएगा? x is equal to 7/5। अब देखो, अब इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे लिए एप्लीकेबल, हमें ये फिगर आउट करना। इनिशियल मोल्स जो थे हाइड्रोजन के वो 1 थे, तो चेंज जो है वो 1 से ज्यादा का तो हो नहीं सकता, राइट। तो जो वैल्यू इसमें से x की 1 से ज्यादा आ रही है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनिशियल मोल्स अगर 1 है उसके, तो चेंज इन मोल्स है वो 1 से ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, 1 से कम ही आएगा। तो 7/5 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करनी पड़ेगी 7/9। तो आपको निकालना क्या था? अमाउंट ऑफ एच आई, यानी कि मोल्स ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम। मोल्स ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम का क्या था? 2x। इसका क्या आएगा? 2 × 7/9 विल बी 14/9। दिस विल बी योर आंसर। ये मैंने काफी डिफिकल्ट वाला निकाल के दी करवाया तुम लोग को। Sir, can you repeat the last part? व्हिच पार्ट? कहाँ से? 7/9 के बाद जब हमने डिसाइड किया उसके बाद क्या किया? तुम्हें ये पता चल गया कि हमने 7/9 क्यों पिक किए? Yes. तो अमाउंट ऑफ एच आई निकालने थे ना, मोल्स ऑफ एच आई। तो मोल्स ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम क्या थे? ये वाली थी ना, 2x थे। तो x की वैल्यू निकाल ली ना हम, तो 2 × x की वैल्यू प्लग इन की, तो आंसर है 14/9। Okay. ये आपका आंसर। हाँ भाई, निर्मल समझ आया? नहीं, कहाँ से नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया है। अरे भाई, थोड़ा थोड़ी वाली क्या गेम है? कहाँ से नहीं आया? दुरे समझ आया? दुरे, आर यू इन क्लास? यस सर। ये समझ में आया है? यस सर, बस ये नहीं समझ आ रहा कि हमने 7/5 क्यों नहीं चूज किया और 7/9 क्यों चूज किया है। क्योंकि देखो, इनिशियल मोल्स जो थे वो 1 था, 1 थे, हाइड्रोजन का भी और आयोडीन का भी, जिसको आपने x लिया हुआ। तो अगर इनिशियल मोल्स 1 है तो चेंज जो है वो 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि अगर आपके पास एक चॉकलेट है तो आप एक चॉकलेट से ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते ना, उसके पास है ही यस सर। इनिशियली है ही 1, तो चेंज जो है वो 1 से कम का ही आएगा। समझे? यस सर। ओके, सिमल कहाँ पे फंसी हो आप? जल्दी कहीं बताया। हम्म, आ गई समझ। आ गई है? ऐसे ही बोल रही हो? ऐसे ही बोल रही हो या वाकई आ गई है? ऐसे ही बोल रही हूँ, अभी करूंगी तो आ जाएगा। बताओ ना, कहाँ से समझ नहीं है, क्या मसला हुआ है? अच्छा, चंग बाय चंग देखते हैं, ये समझ में आया इतना पोर्शन? ये जो मैंने कंसंट्रेशन वाली ये जो वैल्यूज बनाई थी 1 - हाँ, x ये स्टार्टिंग वाला नहीं समझ आया। है। ये स्टार्टिंग वाला, ये CICE और ये आइस मेथड वो ऊपर ऊपर जो करवाया था वो समझ आ गया था, वो जो क्वेश्चन करवाया था इसी मेथड से।
जो इससे पहले वाला सवाल था वो समझ आ गया था नहीं, यार? तो बताना था ना यार, वो तो मैंने लिखा हुआ भी खत्म हो गया वो। मैंने तुमसे उस टाइम पे भी पूछा, वो समझ आया है तुम्हें? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। Vimal, you have to make sure that you understand a topic, a question in real time. अरे क्वेश्चन मैंने बहुत बार किए हैं, मुझे नहीं समझ आते किसके? ये केसी केपी वाले। अब आएंगे ना समझ में, तो मैं तुम्हें वही तो कह रहा हूँ, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन इन रियल टाइम, नॉट आफ्टर द क्लास। ओके, तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन, जहां पे तुम्हें, जब यहाँ पे तुम फंस गई थी कि तुम्हें नहीं समझ में आया, व्हाई डिडंट यू आस्क? वो एक मैसेज आया था किस ग्रुप चीज का? में, वो पढ़ी थी। ग्रुप में मैसेज पढ़ रही थी ना? कौन से ग्रुप में मैसेज आया था? कोई रैंडम ग्रुप में मैसेज आया था, वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो गई थी तुम? कॉलेज वाले ग्रुप में। हाँ, तो जस्ट कीप योर फोन ऑन द साइड व्हेन यू आर टेकिंग क्लास, Okay. या तो यू कैन स्टिल हैव, you could still have told me, that's the point. मुझे बता दो ना, ये पूरी मैंने आगे पूरी जो है वो उल्टी की हुई है लिटरली मैथ्स की मैंने आगे, तो बता तो दो मुझे। मैथ्स वाला पार्ट मुझे समझ आ गया है, बस ये आइस ये वाला नहीं देख, है। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आई होता है इनिशियल मोल्स, सी होता है चेंज इन मोल्स, और ई होता है इक्विलिब्रियम पे मोल्स। इनिशियल मोल्स आपको दिए हुए हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के, 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का रिएक्ट कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने इनिशियल मोल्स लिख लिया। और इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड 0 होगा, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्ट 0 होता है इनिशियली। अब चेंज इन मोल्स हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे पास जो हमारा इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमें एटलीस्ट इक्विलिब्रियम के मोल्स दे दिए थे। इक्विलिब्रियम पे मोल्स दिए हुए थे, देखो हमें यहाँ पे एटलीस्ट ये बता दिया था कि वंस द इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड 0.6 मोल्स ऑफ पी आर प्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये भी नहीं बताया, तो हमें कुछ नहीं पता। हमने क्या किया, हाइड्रोजन के चेंज को एक्स ले लिया। जब हाइड्रोजन का चेंज एक्स है तो आयोडीन का भी चेंज एक्स ही होगा, क्योंकि 1:1 की मोल रेशियो है। और एच आई का चेंज क्या होगा, 2x, ओके, 1:2। यहाँ तक समझ आया? हम्म। अब इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने बचे होंगे? इनिशियली 1 थे, चेंज उनमें एक्स का आया, तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचे? 1 - x, 1 - x, क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज हो रहे होते हैं। और प्रोडक्ट कितना बना होगा? 0 + 2x, 2x। समझ आएगी? प्रोडक्ट 0 क्यों है? इनिशियली तो 0 होगा ना, क्योंकि अभी अच्छा। रिएक्टेंट से रिएक्ट करना शुरू किया ना, तो प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है? हम्म। अच्छा, अब आपको जो केसी का एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन डालनी होती है। कंसंट्रेशन आती है मोल्स ओवर वॉल्यूम से। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 dm3, और मोल्स आपने इक्विलिब्रियम पे क्या निकाले थे? 1 - x। तो मैंने सिंपली कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशंस बनाए हैं, 1 - x/10, 1 - x/10 वॉल्यूम, 2x/10। फिर मैंने ये केसी का एक्सप्रेशन लिखा है और कंसंट्रेशन के टर्म्स इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। समझ आया? नहीं आया? आया। आगे। अच्छा, अब ये नोट्स में जाओगे आप लोग, सेकंड मंथ के नोट्स में, इसमें से इक्विलिब्रिया 1 जो है, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है आज बैठ के तुम लोग। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और भी हैं, उन वो पास्ट पेपर क्वेश्चंस ही हैं सारे यार। हाँ, पास्ट पेपर क्वेश्चंस ही हैं सारे, और वो भी हैं जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं ये। ठीक है, ये वाले अटेम्प्ट करके आने हैं लाजमी कल की क्लास से पहले, वरना मसला होगा। कल मैं तुम लोग को केपी करवा दूंगा। कल कितने बजे है क्लास? कल जो हमारी यूजुअल होती है 1 बजे। ठीक है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस करके आने हैं यार माइला। अच्छा हादिया, आपने परेशान नहीं होना, आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते एक्सेल में। सर मैंने अभी जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें देखा, ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, पहले 3 यूनिट्स देने पड़ते हैं और बाद में A2 में देने पड़ते हैं 3। ये वाला एंड में है, ये वाला A2 ए, में। नहीं नहीं, A2 वाला एक second। अच्छा, बाकी लोगों ने जाना है तो जा सकते हैं, मुझे हादिया से मैं बात कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ यू कैन गो।